नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास रंगभूमि की। ये 1924 में प्रकाशित हुआ था। जी हाँ। और इसे अक्सर उनका सबसे गंभीर और दार्शनिक काम माना जाता है। हाँ, तो आज हमारे पास इसके कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो मुख्य बातें हैं, जो किरदार हैं और जो इसका संदेश है, उसे थोड़ा समझें। बिल्कुल। कहानी, जैसा कि ज्यादातर लोग जानते होंगे, एक नेत्रहीन भिखारी सूरदास के आसपास घूमती है और उसका संघर्ष है एक उद्योगपति के खिलाफ। हाँ, जो उसकी जमीन लेना चाहता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि प्रेमचंद उस समय गांधीवादी विचारधारा से काफी प्रभावित थे। अच्छा। हाँ, तो सत्य, अहिंसा, नैतिक प्रतिरोध, ये सब बातें इस उपन्यास में साफ झलकती हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस जमाने के समाज पर और नैतिक दुविधाओं पर एक टिप्पणी भी है। सही कहा। तो केंद्रीय पात्र सूरदास नेत्रहीन है, भिखारी है, पर जैसा आपने कहा नैतिकता और धर्म का प्रतीक है। जी। और दूसरी तरफ है वो उद्योगपति, सेठ ज्ञान सेवक, या कुछ स्रोतों में सपतराज भी नाम आता है। हाँ, नाम अलग अलग मिल सकते हैं, पर मुद्दा वही है। वो लालची है और उस जमीन पर फैक्ट्री बनाना चाहता है जहाँ सूरदास और दूसरे गरीब लोग रहते हैं। हाँ, तो यहीं से वो टकराव शुरू होता है। लेकिन ये सिर्फ जमीन का झगड़ा है या कुछ और गहरा है इसमें? नहीं, यहीं तो ये उपन्यास दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ जमीन का नहीं है, ये असल में दो जीवन दृष्टियों का, दो मूल्यों का टकराव है। अच्छा, कैसे? एक तरफ है वो औद्योगिक पूंजीवाद, जिसका चेहरा वो सेठ है, मुनाफा, तरक्की, चाहे जैसे भी हो। और दूसरी तरफ है सूरदास, जो मानवीय मूल्यों, नैतिकता और कह सकते हैं एक सादगी भरे जीवन का प्रतीक है। तो ये सिद्धांतों की लड़ाई है। बिल्कुल। और सूरदास के चरित्र की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सिर्फ बातें नहीं करता, वो अडिग रहता है। सेठ उसे लालच देता है, धमकाता है, पर वो झुकता नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कई बार अपने व्यंग्य से, अपनी बातों से ही सेठ को चुप करा देता है। हाँ, ये बात तो है। उसका प्रतिरोध निष्क्रिय नहीं है, वो अपने तरीके से सक्रिय है। अच्छा, और ये नाम रंगभूमि, इसका क्या मतलब समझे? जीवन एक मंच है, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। ये नाम बहुत गहरा है। रंगभूमि मतलब जीवन का अखाड़ा या मंच, जहाँ हर कोई अपना अपना किरदार निभा रहा है, अपने कर्म कर रहा है। और सूरदास का किरदार यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक तरह से समाज की सोई हुई आत्मा है, उसका ज़मीर है। प्रेमचंद ने उसे एक नैतिक नायक की तरह दिखाया है, जो अकेले ही अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता है। हाँ, शुरुआत में तो अकेला ही होता है, लेकिन उसकी लड़ाई धीरे धीरे दूसरों को भी जगाती है। यहीं वो गांधीवादी प्रभाव दिखता है, नैतिक बल से जन चेतना जगाना। तो मतलब उसका व्यक्तिगत संघर्ष एक बड़े आंदोलन की शक्ल ले लेता है। कह सकते हैं, शुरू में लोग डरते हैं, पीछे हटते हैं। सेठ ताकतवर है, उसके साथ प्रशासन भी होता है कई बार। हाँ, जाहिर है। लेकिन सूरदास का जो अटूट संघर्ष है, उसका जो त्याग है, वो देखकर धीरे धीरे लोगों में हिम्मत आती है। वो समझने लगते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ सूरदास की नहीं, उनकी भी है। तो ये जन चेतना का जागना, हाँ, उपन्यास का एक मुख्य हिस्सा है। बिल्कुल, बहुत अहम हिस्सा है। उसकी लड़ाई फिर सामूहिक बन जाती है। लेकिन कहानी का अंत दुखद होता है। सूरदास मारा जाता है। हाँ, अंत दुखद है, उसे मार दिया जाता है। तो फिर क्या उसकी लड़ाई, उसका बलिदान सब बेकार गया? नहीं, यही तो प्रेमचंद की खासियत है। ऊपरी तौर पे देखें तो हार हुई, पर असल में उसकी शहादत बेकार नहीं जाती। कैसे? उसकी मौत लोगों को अंदर तक हिला देती है, उनमें एक नई जागृति आती है, और नतीजा ये होता है कि वो जो फैक्ट्री बनने वाली थी, वो रुक जाती है। हाँ, वो योजना रुक जाती है। तो देखिए विडंबना, देखिए, जो आदमी शारीरिक रूप से अंधा था, उसी ने समाज को रास्ता दिखाया। बिल्कुल, उसकी अंदर की रोशनी सबसे तेज थी। प्रेमचंद जैसे पूछ रहे हों, असली अंधा कौन है? वो जिसकी आंखें नहीं है, या वो जो नैतिक रूप से अंधा है? ये तो बहुत बहुत गहरा सवाल है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो रंगभूमि से मुख्य संदेश क्या निकलते हैं? क्या चीजें हैं जो पाठक लेके जाता है? देखिए, मेरे ख्याल से जो मुख्य बातें हैं वो हैं, एक तो पूंजीवाद और मानवीय नैतिकता का संघर्ष, फिर अन्याय के खिलाफ आम आदमी का प्रतिरोध और उससे पैदा होने वाली जन चेतना, आस्था और त्याग की शक्ति, और जैसा हमने कहा, नैतिक अंधेपन पर वो तीखा सवाल। यह उपन्यास दिखाता है कि शारीरिक कमजोरी के बावजूद
आत्मिक और नैतिक शक्ति कितनी जबरदस्त हो सकती है। यानी सत्ता और पैसे के सामने आखिरकार सिद्धांतों की एक अपनी जगह है, अपनी ताकत है, भले ही उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। बिल्कुल। और प्रेमचंद ने सूरदास जैसा पात्र रचकर समाज के सामने एक आईना रख दिया। ये उपन्यास आज भी इसीलिए इतना प्रासंगिक लगता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। भाषा के स्तर पर, चरित्रों के स्तर पर, और जो मुद्दे ही उठाता है वो आज भी उतने ही मौजू हैं जितने उस वक्त थे। तो शायद हम अपने श्रोताओं के लिए विचार छोड़ सकते हैं कि प्रेमचंद के समय से आज तक ये जो संघर्ष है सत्ता, पूंजी और नैतिकता के बीच, जो रंगभूमि में इतनी शिद्दत से दिखाया गया है, क्या वो संघर्ष आज खत्म हो गया है या उसने बस अपना रूप बदल लिया है? ये सोचने वाली बात है।